Hello everyone, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 7th standard civics chapter number 3 features of the constitution. So this is the second part of this lesson. ओके तो हमने जो है फर्स्ट पार्ट में क्या क्या देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक फीचर्स देखा था, विशेषताएं जो फेडरलिज्म थी उसको देखा था। देन हमने सेपरेशन ऑफ अ पावर कैसे सेपरेट किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो हमने देखा था। और यूनियन टेरिटरी के बारे में हमने पढ़ा था उसमें। तो इसके बाद में जो है आगे हम शुरू करते हैं। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है गवर्नमेंट की वो कैसे है अब हम देखेंगे। ओके, सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वही जो है प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम को, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट को। ओके, इन सच अ सिस्टम द पार्लियामेंट दैट इज द लेजिस्लेचर हैज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है पार्लियामेंट्री को जो है दैट इज द लेजिस्लेचर, जिसे लेजिस्लेचर कहा जाता है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर जो है दिया हुआ है। सो इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड और द हाउस ऑफ द पीपल्स एंड राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सो इंडियन पार्लियामेंट्री में जो है एक प्रेसिडेंट, देन दूसरा जो है लोकसभा जो हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, मतलब लोग जो चुन के देते हैं कैंडिडेट वो जो है वहाँ पर बैठते हैं, एंड राज्यसभा परमानेंट हाउस, और उसे जो है काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। तो ये तीनों जो है काम करती हैं इंडियन पार्लियामेंट में। द काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर दैट रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन इमर्जेस फ्रॉम द लोकसभा एंड द answerable to the लोकसभा फॉर ऑल इट्स डिसीजन। लोकसभा में जो है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो चुन के जाते हैं वही जो है एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं। और वो जो है लोकसभा में जो भी मतलब डिसीजन लिए जाते हैं उसको जो है वो आंसरेबल रहते हैं। नेक्स्ट, so in parliamentary democracy the discussion and debates that take place in the parliament have great significance। तो in parliamentary democracy मतलब हमारी जो लोगों के लिए चलाए जाने वाली जो हमारी पार्लियामेंट है, तो इसमें जो है कोई भी बातों पे जो है डिस्कशन होता है, डिबेट्स होता है, और फिर जो है उस पर जो है एक निर्णय लिया जाता है। तो ये जो है एक बहुत ही ग्रेट इम्पोर्टेंस जो है हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में दिया गया है। नेक्स्ट जो है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अब जुडिशियरी जो है न्याय व्यवस्था भी जो है हमारी इंडिपेंडेंट न्याय व्यवस्था के बारे में जो है हम इसमें देखने वाले हैं अभी। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएटेड एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है हमारे एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी दी हुई है। द डिस्प्यूट्स दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व म्यूचुअली आर रेफर्ड टू द जुडिशियरी। और ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, तो जिसमें कि कोई भी डिस्प्यूट्स हो जो रिजॉल्व नहीं हो रहे हो, मतलब उसको नहीं हम सुलझा पा रहे हो, तो जो है वो जुडिशियरी के पास में आता है। So the court hears both the contesting parties look into the injustice if any and gives its judgment। तब जो है कोर्ट क्या करती है कि दोनों पार्टीज का जो है कहना सुन लेती है, देन जिस पे भी अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ एक्शन लेकर जो है उसको जजमेंट देती है। सो दिस हैज़ टू बी डन इम्पार्शियली, और ये सब जो है इम्पार्शियली होता है, किसी पे भी जो है अन्याय इस पे नहीं होने दिया जाता है। ठीक है,
So, the Constitution has made several provisions to ensure that the judiciary remains more or more independent. Constitution ने जो है ऐसे प्रोविज़न बनाए हैं जिससे कि जुडिशियरी जो है हमारी वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट. जैसे कि जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ना कि हमारी गवर्नमेंट करती है. सो इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव द जजेस फ्रॉम देयर ऑफिस. इसीलिए जो है कोई भी जज हो जिसे रिमूव जो है कोई कर नहीं सकता है. ओके, सो सिंगल सिटीजनशिप. What is single citizenship? The Indian Constitution has granted a single citizenship to all Indians. So that is Indian citizenship. मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न दिया हुआ है, जिसमें कि कोई भी पर्सन जो है वो किसी एक ही देश का जो है वो सिटीजन रह सकता है. सो दैट इज इंडियन सिटीजनशिप, जिसे कहा जाता है इंडियन सिटीजनशिप. अगर कोई बाहर का व्यक्ति अगर हमारे इंडिया में आकर बसना चाहता है तो उसे जो है पहले हमारे इंडिया का सिटीजनशिप लेना पड़ेगा. तो ये इंडियन सिटीजनशिप जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग होता है. देन प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. देयर कम्स अप अ नीड टू मेक changes or amendment in the provision of the constitution due to changing circumstances. तो ये जो प्रोसेस है अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का, तो ये कैसे किया जाता है? कोई अगर एक आधा लॉ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, लेकिन कुछ चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस की वजह से अगर उसको चेंज करना है हमें, तो एक अमेंडमेंट करके जो है हम चेंज कर सकते हैं. बट ये जो अमेंडमेंट जो हम करते हैं, जो चेंज करते हैं लॉ में, तो इसको जो है बहुत ही मतलब सोच समझ कर करना पड़ता है, क्योंकि अगर सिचुएशन अगर बिगड़ जाती है तो इंस्टेबिलिटी आ सकती है. ओके, द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ सो एज टू एंश्योर दैट एन अमेंडमेंट इज मेड ओनली आफ्टर गिविंग इट अ केयरफुल कंसिडरेशन. और जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड किया है, मतलब जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, वो भी जो है हमको इंश्योर करता है कि जब भी कुछ अमेंडमेंट करना है, मतलब जब भी हमारे लॉ में सुधार करना है, चेंजेस करना है, तो वो जो है बहुत ही केयरफुली जो है सोच समझ कर करना है. द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक, क्योंकि जो ये अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस है वो हमारा यूनिक है. मतलब उसमें हम बार बार चेंजेस नहीं कर सकते. सो इट इज नाइदर टू डिफिकल्ट नॉर टू इजी, मतलब ये डिफिकल्ट भी नहीं है उतना ही वो इजी भी नहीं है. सो मोर स्कोप हैज बीन provided for giving more consideration and thought to important अमेंडमेंट. तो जब ये चेंज करना होता है तो जो है इसमें जो है बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन दिया गया है उसको सोचने के लिए और उस पर जो है विचार करने के लिए, और फिर उस सब होने के बाद में जो है ये अमेंडमेंट हम कर सकते हैं. सो दिस प्रोसीजर इज आल्सो फ्लेक्सिबल टू एंश्योर दैट जनरल अमेंडमेंट कैन बी ब्रॉट अबाउट ईजीली. और ये जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल किया हुआ है टू एंश्योर दैट जनरल अमेंडमेंट कैन बी ब्रॉट अबाउट ईजीली. मतलब ये जो भी जनरल अमेंडमेंट है वो जो है वो इजीली जो है बनाया जा सके. ठीक है. सो फाइंड आउट हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिल डेट. हमको पता करना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कितने लॉज पे जो है सुधार किया गया है. ओके, नेक्स्ट जो है इलेक्शन कमीशन. तो इलेक्शन कमीशन क्या है वो हम देखने वाले हैं. सो यू मस्ट हैव रीड अबाउट द इलेक्शन कमीशन इन द न्यूज़पेपर. इलेक्शन कमीशन के बारे में जो है हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं. सिंस इंडिया हैज़ एडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक from the government, people have to elect their representative periodically. तो
तो हमारा इंडिया जो है वो एक ऐसा देश है जो कि में कि लोग जो है हमारे देश को चलाते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव हम अपने एरिया से जो चुन के देते हैं वही जो है वो फिर राज्यसभा में, लोकसभा में जो है कार्य करते हैं। तो यही सब जो है हमारे देश को चलाते हैं। सो फॉर दिस इलेक्शन हैव टू बी कंडक्टेड, और इसीलिए जो है रिप्रेजेंटेटिव को चुन के देने के लिए जो है हम इलेक्शन लेते हैं इन अ फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर। और ये जो इलेक्शन लिया जाता है वो बहुत ही फ्री माहौल में और बिना डरे के एटमॉस्फेयर में जो है हम इसे लेते हैं। ओनली देन विल बी सिटीजन टू एबल टू इलेक्ट अ कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। और इस तरह से जो सिटीजन जो है हमारे देश के जो लोग हैं कैंडिडेट का जो है चुनाव करते हैं बिना किसी डर और किसी प्रेशर के। ठीक है। इफ द गवर्नमेंट वेयर टू कंडक्ट इलेक्शन देयर माइट बी नो गारंटी टू सच फ्री फेयर एंड जस्ट एटमॉस्फेयर फॉर द इलेक्शन। तो अगर हमारी गवर्नमेंट जो अभी हमारे इस पर जिसका शासन होता है वो गवर्नमेंट अगर इलेक्शन कंडक्ट करती है तो वो जो है नो गारंटी उसकी कि वो जो है फ्री और फेयर एटमॉस्फेयर में जो है वो इलेक्शन हो। सो हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज entrusted द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन टू एन इंडिपेंडेंट मशीनरी। और इसीलिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक इंडिपेंडेंट मशीनरी को दी है। मतलब स्वतंत्र एक मशीनरी को जो है ये काम दिया है। सो दिस मशीनरी इज नोन एज द इलेक्शन कमीशन। तो इसे जो है इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग ऑल इलेक्शन इन इंडिया रेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इलेक्शन कंडक्ट करने की वो जो है पूरे इंडिया में जो है इलेक्शन कमीशन करता है। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड ओनली सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर। ओके तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ऐसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है दिए हुए हैं। सो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो फीचर्स है, विशेषताएं है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमने देखी। सो अनदर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द एग्जॉस्टिव प्रोविजन ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स। सो वी विल स्टडी दिस इन अ नेक्स्ट चैप्टर। और बाकी के जो फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि फंडामेंटल राइट्स बताते हैं हमारे, तो हमारे हक बताते हैं, वो जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर जो है हम डू यू नो जो है देख रहे हैं। एक नोट दिया हुआ है, आप देख रहे हो। सो यू हैव श्योरली सीन करेंसी नोट। आपने करेंसी नोट को जो है देखा ही होगा। हाँ, सो द वर्ड गारंटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर प्रिंटेड ऑन करेंसी नोट। तो इस नोट पे जो है लिखा होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, गारंटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो लिखा होता है वो हमें मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमें इसकी गारंटी दे रहा है। सो गारंटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर प्रिंटेड ऑन द करेंसी नोट। ये जो है प्रिंटेड होता है करेंसी नोट पे। इफ़ यू हैव सीन द बैज ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ अ पोलिसमैन इट रीड्स महाराष्ट्र पुलिस। अगर हम बैच देखते हैं महाराष्ट्र पुलिस की, तो यहाँ पे जो है ये पुलिस के लोगों की जो ये बैच है, इसमें जो है क्या लिखा होता है, महाराष्ट्र पुलिस। महाराष्ट्र पुलिस लिखा होता है। तो ये हमें समझ में आता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो किसके अंडर में आता है, महाराष्ट्र स्टेट के अंडर में आता है। ओके, यू मस्ट हैव श्योरली कम अक्रॉस द फॉलोइंग। इंडियन रेलवे एंड महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और यहाँ पे जो है और दो बैच दिए हुए हैं, जैसे कि ये इंडियन रेलवे का जो बैच दिया है, तो ये हमें बता रहा है कि ये पूरा मतलब ये जो हमारा बैच है इंडियन रेलवे का, तो ये हमें समझ में आता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है
सब्जेक्ट है। देन ये यहाँ पे जो बैच दिया हुआ है महाराष्ट्र राज्य परिवहन, ये एसटी डिपार्टमेंट का है और यहाँ पे लिखा ही है कि महाराष्ट्र राज्य परिवहन, मतलब ये जो सब्जेक्ट है वो महाराष्ट्र के अंडर में आता है। ओके, तो इस तरह से जो है हमको ये जो सब्जेक्ट है वो समझ में आता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के पास में जो कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सो दिस मीन्स दैट इन आवर कंट्री गवर्नमेंट फंक्शन एट 2 लेवल, और इस तरह से हमें ये भी समझ में आता है कि गवर्नमेंट जो है 2 लेवल पे काम करती है। वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अदर इज द स्टेट गवर्नमेंट। सो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट एट्सेट्रा, मतलब महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का अलग जो है बैच होता है, कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट का अलग बैच होता है। तो इस तरह से जो है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है 2 लेवल पे, ये हमें इसमें समझ में आता है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे जो है मैप दिया हुआ है जिसमें कि सारे जो स्टेट है वो यहाँ पर मेंशन किए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब स्टेट के बारे में जो है इंफॉर्मेशन दी है। 7 यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी जो है इसमें आपको मैप में मिल जाएगा, जैसे कि चंडीगढ़ है, न्यू दिल्ली है, तो यहाँ दमन एंड दीव, पुडुचेरी, पुडुचेरी जो है यहाँ नीचे आता है। लक्षद्वीप आ रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, देन पुडुचेरी। ये तो यहाँ पे जो है ये लेसन ख़त्म हो रहा है। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन जो है समझ में आ चुका होगा। तो if you like this video, then like, share and subscribe our channel Rajarshi Classes, and also click the bell icon, then you will get a latest notification of our videos. Okay, so thank you for watching this video. Have a nice day.